स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केशव फिजिक्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था आवेशन की विधियाँ। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। डियर स्टूडेंट, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक शायरी सुनाना चाहूँगा कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को एक शायरी सुना दी। अब डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया है कि अगली हेडिंग है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या होता है? डियर स्टूडेंट, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी वह एक वैद्युतीय निकाय होता है जिसमें किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का पता लगाया जाता है, जिसमें किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का पता लगाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए कांच की एक बोतल होती है, इसके लिए कांच की एक बोतल होती है जो एक सक्रिय गर्दन वाली होती है, जिसकी गर्दन सक्रिय होती है तथा इसके मुंह पर कॉर्क का छिद्रयुक्त एक ढक्कन लगा रहता है। इस छिद्रयुक्त ढक्कन से होकर एक धातु की छड़ को गुजारा जाता है। धातु की छड़ का 3/4 भाग, धातु की छड़ का 3/4 भाग इस बोतल के अंदर होता है, बोतल के अंदर होता है तथा 1/4 भाग इस बोतल के बाहर होता है, बोतल के बाहर होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस अंदर वाले भाग पर, धातु की छड़ के अंदर वाले भाग पर एल आकार की एक स्वर्णपत्र होता है, स्वर्णपत्र लगा होता है तथा और इससे बाहर वाली सिरे पर एक विद्युतीय चकती लगी रहती है। डियर स्टूडेंट, इससे बाहर वाली सिरे पर एक विद्युतीय चकती लगी रहती है। जब किसी वस्तु को या किसी क्षण को इस चकती से स्पर्श कराते हैं, तो इस पर जो आवेश उपस्थित होता है, इस वस्तु पर जो आवेश उपस्थित होता है, वह आवेश इस चकती सहित इस क्षण द्वारा इस स्वर्णपत्र की विद्युतदर्शी में स्वर्णपत्तियों पर आ जाता है, जिसके प्रतिकर्षण के कारण पत्तियां फैल जाती हैं। इससे हमें पता लगता है कि स्वर्णपत्र की विद्युतदर्शियों पर आवेश उत्पन्न हो गया है। इससे हमें आवेश की उपस्थिति का पता लगता है। डियर स्टूडेंट्स, विद्युतदर्शी की सहायता से हम आवेश की प्रकृति का भी पता लगाया जा सकता है, आवेश की प्रकृति का भी पता लगाया जा सकता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है? इसके लिए हमें स्वर्णपत्र की विद्युतदर्शियों को पहले से ज्ञात आवेश दिया जाता है। यदि इस वस्तु पर जो आवेश है, इस चकती में जब आवेश प्रवेश कराया जाता है, यदि इस आवेश के कारण पत्तियां पहले की अपेक्षा फैल जाती हैं, तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि पत्तियों का फैलना सेम चार्ज को, मतलब एक सजातीय चार्ज को व्यक्त करता है, मतलब समान चार्ज को व्यक्त करता है। अगर यदि आवेशित वस्तु का आवेश इस क्षण में जाते ही स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की पत्तियों पर जाता है, तो पत्तियां अगर पहले की अपेक्षा सिकुड़ जाती हैं, तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि इस पत्तियों पर और इस पर विपरीत आवेश है, जिसके कारण पत्तियां सिकुड़ गईं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये होता है हमारा स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। इसके बाद अगली हेडिंग आती है कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। डियर स्टूडेंट्स, आपको नोट्स साथ साथ बनाते जाना है
ये नहीं है कि आप नोट्स ना बनाएं, क्योंकि आपको नोट्सों से बहुत बेनिफिट होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब अगली हेडिंग आती है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम। कूलाम को नियम को बताने से पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ और आप भी मेरे लिए बहुत मेहनत कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को बहुत सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। इतना शेयर कीजिए बहुत ज़्यादा, जहाँ तक चैनल दिखाई दे, मेरा ही यूट्यूब में चैनल दिखाई दे, इतना प्रसारित कीजिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। सो आप मेरे लिए बहुत मेहनत कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम के नियम को जानने से पहले हम आपको बता रहे हैं कि सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण बल के अनुसार एक नियम दिया। प्रतिकर्षण बल में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम का, और ये नियम होता क्या है? इस नियम के अनुसार यदि दो स्थिर बिंदु आवेश लेते हैं Q1 तथा Q2, दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 होते हैं, तो ये उस दो स्थिर बिंदु आवेशों पर लगने वाला विद्युत आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती होता है, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। कूलाम के नियम के अनुसार F अनुक्रमानुपाती, मैंने बताया था डियर स्टूडेंट्स कि Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है, समीकरण 1। और F अनुक्रमानुपाती किसकी होता है? 1/r² के अनुक्रमानुपाती या r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे समीकरण 2। डियर स्टूडेंट्स, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r², समीकरण 3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया। और यहां से आगे, अब जब हम इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं, तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं, यानी नियतांक लगाते हैं। तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r² होता है। इसे देते हैं समीकरण नंबर 4। डियर स्टूडेंट, समीकरण नंबर 4 हो गया। तो K, यहाँ K एक नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर तथा उसकी मतलब जो पद्धति प्रयुक्त की जाती है, SIS, CGS है, MKS है, ये वाली पद्धतियां हैं, उस पद्धति पर निर्भर करता है K का मान। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ के एक नियतांक है। यदि
यदि के एसआई पद्धति में ली जाए और इनके मध्य यदि के एसआई पद्धति में लिया जाए, यदि इसको Q1 तथा Q2 को एसआई पद्धति में लिया जाए, के को एसआई पद्धति में लिया जाए, मतलब इस सिस्टम को एसआई पद्धति में लिया जाए तथा इनके मध्य निर्वात अथवा वायु हो, माध्यम क्या हो, निर्वात अथवा वायु, तो के की वैल्यू क्या होती है, तो के इक्वल टू होता है 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये के की वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट्स, ये के की वैल्यू होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, के की वैल्यू पता चल गई आपको। अब डियर स्टूडेंट्स, समीकरण 4 से समीकरण जो हमने क्या लगा था, समीकरण 4, तो समीकरण 4 से F इक्वल टू के की वैल्यू ये लिख दी 9 गुणा 10⁻9 और Q1 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया इसके मध्य बल न्यूटन। डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया। और इसका एफ का विमीय सूत्र आपने, बल का विमीय सूत्र आपने 11th क्लास में पढ़ चुका होगा या पढ़ा होगा, mLT-2 होता है, और इसका मात्रक न्यूटन होता है। डियर स्टूडेंट्स, सुविधा के लिए 9 इंटू 10⁹ को हम क्या लिखते हैं, 1/4πε लिखते हैं। तो इसे समीकरण 5 दे दो, तो समीकरण 5 से क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया। डियर स्टूडेंट्स, ये F इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर निकल आया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन किसी निर्वात की विद्युतशीलता होती है, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता होती है। क्या होती है, विद्युतशीलता। डियर स्टूडेंट्स, नोट साथ साथ बनाते जाना है आपको। तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकल आई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं, सॉरी, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता होती है। तो यही कूलॉम का नियम था। और हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/4πε को क्या लिख सकते हैं, जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए, इसके 1/4πε की वैल्यू क्या होती है। वन अपॉन 4πε की वैल्यू 1/4πε इक्वल टू 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया 1/4πε की वैल्यू 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। अब डियर स्टूडेंट्स,
हमने बता दिया तथा एप्सिलॉन नॉट भी बता दिया क्या होता है, ये सब कुछ हो गया। अब हमारी अगली हेडिंग आती है कि एप्सिलॉन नॉट का मान तथा मात्रक। एप्सिलॉन नॉट का मान तथा मात्रक। डियर स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में देखने को अक्सर कर ये मिल जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान तथा मात्रक क्या होता है, बताइए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बताते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मान तथा मात्रक क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान एवं मात्रक ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 गुणा 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। डियर स्टूडेंट्स, यदि एप्सिलॉन नॉट निकालें तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या निकल गया? 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁹ इक्वल। यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा मान आता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू आ जाती है। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना आता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये हमारी एप्सिलॉन नॉट का मान आ जाता है। अब एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक हो गया और विमीय सूत्र, ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया और विमीय सूत्र। अब इसके विमीय सूत्र के बारे में बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब इसके विमीय सूत्र के बारे में बात करते हैं। विमीय सूत्र एफ इक्वल टू क्या होता है? एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो डियर स्टूडेंट, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई और ये एफ इधर चला जाएगा, तो Q1 Q2 अपॉन एफ R स्क्वायर हो जाएगा। तो Q1 80, Q1 Q की 80 और इसकी भी 80 विमा अपॉन, बल्कि मैं बता चुका हूं MLT-2 और R स्क्वायर की L स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या हो गया? A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन MLQ T-2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये m अब ऊपर ले जाएंगे तो m-1
और एल ऊपर ले जाएंगे तो एल माइनस क्यू, टी माइनस के 2 है तो ऊपर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएगा 2 और 2 4, तो टी की पावर 4 और ए 2। तो ये हो गया हमारी एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। डियर स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन नॉट का मान, मात्रक तथा विमीय सूत्र अक्सर कर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे अच्छी तरीका से याद कर लेना है, अच्छी तरीका से लिख लेना है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी समझा दिया, एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक समझा दिया, और इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है। एमकेएस पद्धति में मात्रक लिखने के लिए इसका यूज कर लेते हैं। तो एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान को किलोग्राम से व्यक्त करते हैं, तो किलोग्राम इनवर्स मीटर माइनस क्यू, मीटर माइनस क्यू, और सेकंड 4 A2 होता है। ये इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक हो है। डियर स्टूडेंट्स, आगे बताते हैं हम। अब यहां से एक कूलाम की परिभाषा निकल के आएगी। पहले हम आपको एक कूलाम की परिभाषा एम्पियर तथा सेकंड के पद में बता चुके हैं। अब एक कूलाम की परिभाषा बल के पद में होगी। एक कूलाम की परिभाषा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक कूलाम की, डियर स्टूडेंट, एक कूलाम की परिभाषा निकालने के लिए Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q मानते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और R इक्वल टू 1 मानते हैं, 1 मीटर, और F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा फॉर्मूला होता है F इक्वल टू, इसे मैथमेटिकल रूप में लिख रहे हैं। पहले इसे मैथमेटिकल रूप में लिखने के बाद हम आपको एक कूलाम की डेफिनेशन बताएंगे। एक कूलाम की डेफिनेशन क्या होती है, तो पहले इसे मैथमेटिकल रूप में लिखते हैं। F इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F की वैल्यू मैंने बता दी है कि 9 इंटू 10⁻9 लेनी है, इक्वल टू इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है, और Q1 Q2 इक्वल टू Q लिया है तो Q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर ली है तो 1 स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ एक बची, एक का बज गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो Q स्क्वायर इक्वल टू 1, तो Q इक्वल टू 1 कूलाम। तो डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल रूप में Q इक्वल टू 1 कूलाम ऐसे आ जाता है। अब इसकी डेफिनेशन आती है कि 1 कूलाम होता क्या है। एक कूलाम की परिभाषा, एक कूलाम की परिभाषा, एक कूलाम की डियर स्टूडेंट्स परिभाषा क्या होती है हम आपको बताते हैं। एक कूलाम आवेश वह आवेश होता है, एक कूलाम आवेश वह आवेश होता है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर, जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात अथवा वायु में रखे सजातीय आवेश को, सजातीय आवेश, सजातीय अर्थात समान आवेश को 9 इंटू 10⁻9 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। डियर स्टूडेंट्स, एक कूलाम की परिभाषा निकल के आती है
एक कूलाम आवेश वह आवेश होता है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात अथवा वायु में रखे सजातीय आवेश को 9 × 10⁻⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। ये हो गई आपकी 1 कूलाम की परिभाषा। तो यदि अब डियर स्टूडेंट्स आता है कि यदि दो बिंदु आवेश Q1, यदि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 की बीच की दूरी R है, मतलब दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 R दूरी पर रखे हैं, R दूरी पर रखे हैं और उनके मध्य माध्यम वायु तथा निर्वात न होकर कोई अलग माध्यम दिया है, तब बल क्या होता है? तब बल होता है Fm = 1/4 पाई एप्सिलॉन। डियर स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन नॉट न रखकर एप्सिलॉन लिखते हैं, और Q1 Q2/r², ये आपका Fm होता है। यहाँ एप्सिलॉन r के एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है? यहाँ एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन विद्युतशीलता होती है डियर स्टूडेंट, एप्सिलॉन निरपेक्ष, यहाँ एप्सिलॉन निरपेक्ष वैद्युतशीलता होती है। और डियर स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन r सापेक्षिक वैद्युतशीलता होती है, किसी माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता होती है। एप्सिलॉन r किसी माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता होती है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि इसके नोट्स साथ साथ ही बनाते जाना है। अगर डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इनके नोट्स साथ साथ न बनाते जाएंगे और आप इन नोट्सों से पिछड़ जाओगे, यानी आप इसका कार्य समय पर पूरा ना करोगे, तो आपको बहुत हानि हो जाएगी और आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे फिजिक्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर फिजिक्स में 95+ मार्क्स लाने हैं तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा, इसको लिखना भी पड़ेगा, इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, और आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, वो भी नोट्स आपको लिखने पड़ेंगे। यदि आप फिजिक्स में 95% मार्क्स लाना चाहते हो तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, सब कुछ करना पड़ेगा। आपको हार नहीं माननी है, आपको मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि आप 95+ मार्क्स ला सको। और डियर स्टूडेंट्स, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे आपके 95+ मार्क्स आएंगे, और जरूर आएंगे, यदि आप मेहनत करते जाओ, मेरे साथ साथ चलो और मुझसे और अपने आप से एक वादा करो कि मुझे फिजिक्स में 95+ मार्क्स लाने हैं। तो आपके मार्क्स क्यों नहीं आएंगे, कब तक नहीं आएंगे? यदि आप इतनी मेहनत करोगे तो मार्क्स ऑटोमेटिकली आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब कुछ हो गया, अब यहाँ के आगे पढ़ाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इसके नोट्स साथ साथ बनाते जाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, वहां जो मैंने अभी एप्सिलॉन r लिखा था उसे k भी लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स, k भी लिखते हैं, तो k भी लिखते हैं। और एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन r या एप्सिलॉन नॉट k, ये हो गया। तो यहाँ से k इक्वल टू क्या हो गया? k
के इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो परावैद्युतांक के इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, एफ इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर या के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर उसके हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ निर्वात अथवा वायु, अब हम बताते हैं आपको कि निर्वात अथवा वायु का परावैद्युतांक, यहाँ के परावैद्युतांक है, यहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक है, मैंने आपसे बताया था, या माध्यम की वैद्युशीलता मैंने बताई, 3 निरपेक्ष वैद्युशीलता, सापेक्षिक वैद्युशीलता है। तो के इक्वल टू, यदि निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान, निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान 1 होता है। डियर स्टूडेंट्स, निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान 1 होता है, और धातु के लिए के का मान, धातु के लिए के का मान इनफाइनाइट यानी अनंत होता है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने सारणी में कुछ पदार्थ लिए हैं और उनके परावैद्युतांक लिखे हैं, वो आप मेरे नोट्सों में से कर सकते हैं यार। इन दोनों के अलावा भी उसमें कई सारे परावैद्युतांक, माध्यम के परावैद्युतांक दिए गए हैं जो मैंने आपको नोट्सों में दे दिए हैं। अब आता है डियर स्टूडेंट्स कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। आपकी अगली हेडिंग है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी कूलाम का नियम पढ़ाया है उससे वहां से एक एक नंबर में कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उसे कूलाम के नियम को गहराई से पढ़ना है आपको, और मैंने आपको बता दिया है कि मैं आपको न्यूमेरिकल्स चैप्टर के फिनिश होने के बाद दे दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद मैं आपको न्यूमेरिकल्स दे दूंगा। यदि आपके पास कोई बुक्स है तो आप बुक्स में से साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स लगा सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अब पढ़ाता हूं कूलाम नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। डियर स्टूडेंट्स, मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण क्या होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या करते हैं कि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 R दूरी पर रखे हैं। दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 R दूरी पर रखे हैं। Q1 और Q2 R दूरी पर रखे हैं, ये R हो गई। डियर स्टूडेंट्स, Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश या एकांक सदिश R12 कैप होगा, और किसी मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 वेक्टर, स्थिति सदिश R2 वेक्टर हैं। और डियर स्टूडेंट्स, Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश R12 वेक्टर हो जाएगा,
और डियर स्टूडेंट्स अब इसके विपरीत लेते हैं। Q1 Q2 किसी मूल बिंदु O तो बल कितना है F12 वेक्टर, ये F21 वेक्टर, ये R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर, ये R21 कैप। तो डियर स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए हम बल यानी ये हो गया। अब Q1 के सापेक्ष Q2 पर बल, Q1 के सापेक्ष Q2 पर बल, Q1 के सापेक्ष Q2 पर बल क्या होगा, F12 वेक्टर इक्वल टू, डियर स्टूडेंट ये सदिश निरूपण, इसका सदिश निरूपण मैं बहुत अच्छी तरीके से करा रहा हूँ आपको, बस आपको बोर्ड पर अटेंशन देना है, आपको बोर्ड पर ध्यान केंद्रित करके रखना है, वरना मिस हो जाओगे और आपको समझ नहीं आएगा। एक एक स्टेप से समझते चलो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इस कौन सी दिशा में, इस दिशा में, तो इसका R12 कैप। तो डियर स्टूडेंट्स इसे क्या लिख सकते हैं, R12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का मापांक और R12 कैप। इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे समीकरण 1 दे दो। डियर स्टूडेंट समीकरण 1 हो गया ये। अब क्या करते हैं कि अब त्रिभुजीय नियम लगाते हैं इसमें। आपने 11th क्लास में त्रिभुजीय नियम पढ़ा होगा। त्रिभुज नियम से क्या होता है कि अब हम त्रिभुज नियम लगाएंगे। त्रिभुज नियम से क्या होता है कि R2 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस R12 कैप, R12 वेक्टर, R2 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर, ये हो जाएगा। तो यहां से R12 वेक्टर निकालेंगे, R12 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस के R2, नहीं सॉरी डियर स्टूडेंट्स, इसे यहां से पक्षांतरण करेंगे तो R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसका मापांक निकालेंगे, R12 वेक्टर का मोड इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस की R1 वेक्टर का मोड हो जाएगा। अब हम इस R12 कैप निकालेंगे। तो किसी कैप मतलब किसी एकांक सदिश क्या निकालते हैं, तो R12 कैप एकांक सदिश क्या होता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का परिमाण। तो वेक्टर R12 वेक्टर अपॉन R12 का मापांक, R12 वेक्टर का मापांक। तो डियर स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। ये हो गया। अब इसकी वैल्यू R12 कैप इक्वल टू क्या होता है,
r12 कैप इक्वल टू r12 वेक्टर की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, r12 वेक्टर की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो r2 वेक्टर माइनस की r1 वेक्टर अपॉन और r12 का मापांक की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस के r1 वेक्टर का मापांक। तो डियर स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, इसकी वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 से, तो डियर स्टूडेंट्स समीकरण 1 से क्या हो जाएगा F12 वेक्टर इक्वल टू इसे अलग से इसे ऐसे कर देंगे, F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का मापांक क्या हो जाएगा R2 माइनस के R1। डियर स्टूडेंट्स यहाँ वर्ग था, क्योंकि R स्क्वायर पे वर्ग है तो यहाँ भी वर्ग हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर, तो R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर के मापांक पे वर्ग ये हो गया, इनटू अब R12 कैप इक्वल टू क्या होता है ये वाला, तो R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर का मापांक। तो डियर स्टूडेंट्स F12 वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन उसके ये है और एक ये हो गया, तो Q हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर का होल Q, और ये हो जाएगा R2 माइनस के R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर, समीकरण 2। डियर स्टूडेंट्स आपको अपना ध्यान इस बोर्ड पर केंद्रित करके रखना है। ये थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है, इस कारण से आप इस डेरिवेशन को मिस मत कर देना, क्योंकि कूलाम की सदिश निरूपण आपको एग्जाम में पूछने को अक्सर कर मिल सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स आपको साथ ही साथ समझते जाना है। अब हम ये आ गया, यहाँ से समीकरण 2 दे दिया, और अगला स्टेप करते हैं। अब क्या है, Q1 के कारण था ये, और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया। अब इसे लिख कैसे सकते हैं, और इसकी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगा R21 कैप, तो इसे लिख सकते हैं R21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, इसे क्या लिख सकते हैं R21 वेक्टर का मापांक पे वर्ग, इसे ऐसे लिख सकते हैं समीकरण, इसे ऐसे लिख सकते हैं, और इसे R21 कैप लिख देंगे और समीकरण 3 दे देंगे। डियर स्टूडेंट्स ये हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स मैं बहुत अच्छे तरीका से आपको धीमी गति से पढ़ा रहा हूँ, जिसके कारण आपको ये डेरिवेशन
सही तरीके से समझ में आए। और आप सब कुछ छोड़ दीजिए, आपका ध्यान कहीं भी केंद्रित हो, कहीं भी हो, आप किसी को ना देखें, कहीं गाने बज रहे हो, डीजे बज रहे हो, उसकी तरफ ध्यान ना दें, कहीं टीवी चल रही हो उसकी तरफ ध्यान ना दें, केवल बोर्ड की तरफ अटेंशन दें। इस टाइम आपको बोर्ड की तरफ देने का ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये डेरिवेशन है और ये बड़ा डेरिवेशन है, जिसके कारण आपको समझ में ना आए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं वैसे तो बहुत अच्छी तरीका से करा रहा हूँ, आपको एक एक स्टेप समझ में आ रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक एक स्टेप समझ में आ रहा होगा। तो अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, आगे चलते अब हम फिर त्रिभुज नियम लगाते हैं, पुनः त्रिभुज नियम से, पुनः त्रिभुज नियम से, पुनः त्रिभुज नियम लगाते हैं। पुनः त्रिभुज नियम से क्या होगा कि अब इस त्रिभुज, इसमें त्रिभुज नियम लगाएंगे तो क्या होगा, r1 वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर, ये त्रिभुज नियम है क्योंकि ये यहाँ से एक वेक्टर हो गया, तो ये वेक्टर ये इसका रिजल्टेंट हो गया, तो r1 वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर, ये हो जाएगा। अब r12 वेक्टर निकाल लेंगे तो इसे इधर पहुंचा देंगे, तो r21 वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर माइनस के r2 वेक्टर। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, r21 वेक्टर इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, r2 वेक्टर माइनस के r1 वेक्टर। अब इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, अब इसका परिमाण निकाल लेंगे, मॉड निकाल लेंगे, r21 वेक्टर का मॉड इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस के r1 वेक्टर का मॉड। डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स आपको साथ साथ करते जाना है, बोर्ड की तरफ ध्यान केंद्रित करके रखना है। यदि आप बोर्ड की तरफ ध्यान केंद्रित करके नहीं रखोगे तो आप इस डेरिवेशन को भूल जाओगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, पूरा डेरिवेशन मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, फिर भी आप ध्यान भूल जाएं तो मैं कह नहीं सकता। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अब क्या होगा, अब इसके बाद जो समीकरण 3 था, इस 3 में अभी वैल्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी वैल्यू निकालनी है हमें r21 कैप की। तो r21 कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, r21 वेक्टर अपॉन r21 वेक्टर का मॉड। तो r21 कैप इक्वल टू r21 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, माइनस के r2 वेक्टर माइनस के r2 वेक्टर माइनस के r1 वेक्टर अपॉन r21 वेक्टर के मापांक को ये लिख सकते हैं, तो r2 वेक्टर माइनस के r1 वेक्टर का मापांक। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब इस इधर साइड से हम रब करते हैं, तो समीकरण 2 था पहले ये, अब इसे हम रब करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी वैल्यू समीकरण 3 में रख देते हैं, तो समीकरण 3 से क्या करते हैं कि F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r21 वेक्टर के मापांक पे वर्ग। r21 वेक्टर का मापांक ये रहा, r21 वेक्टर का मोड ये रहा, r2 वेक्टर माइनस के r1 वेक्टर, r2 वेक्टर माइनस के r1 वेक्टर का मापांक और इस पे वर्ग इंटू, और
R21 कैप की वैल्यू ये रही, तो माइनस के R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर का मापांक। तो डियर स्टूडेंट्स F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन एक R2 माइनस के R1 ये रहा और दो ये रहे पावर में, तो ये 3 की पावर में हो जाएंगे। R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर के मापांक पे 3 और माइनस के R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर कोष्टक लगा देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डियर स्टूडेंट्स ये माइनस का चिन्ह इधर आ जाएगा, तो Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर के मापांक पे Q और R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर। समीकरण 4। डियर स्टूडेंट समीकरण 3 और 4 से हम क्या लिख सकते हैं? डियर स्टूडेंट समीकरण 3 व 4 से डियर स्टूडेंट समीकरण 2 व 4 से डियर स्टूडेंट्स हम समीकरण 2 व 4 से क्या लिख सकते हैं कि F12 वेक्टर इक्वल टू F21 वेक्टर ये माइनस के। तो डियर स्टूडेंट्स ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत एवं बराबर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा ये डेरिवेशन पूरा हुआ। ये था कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण के लिए हमने पूरा डेरिवेशन आपको करा दिया है। ये सब पूरा डेरिवेशन कूलाम के नियम का सदिश निरूपण था। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाते हुए इस नियम को बताया है। डियर स्टूडेंट्स मैं सोचता हूं कि आपने इस नियम को आपने सदिश निरूपण बहुत अच्छी तरीका से पढ़ा होगा क्योंकि मैंने अच्छी तरीका से पढ़ाया है, तो आपने अच्छी तरीका से समझा भी होगा, अपना ध्यान इसी पर केंद्रित किया होगा, मैं सोचता हूं इस बात को। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया। अब आता है परावैद्युतांक। हम लास्ट हेडिंग और पढ़ा रहे हैं परावैद्युतांक। आज की वीडियो की लास्ट हेडिंग है परावैद्युतांक। डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि नोट साथ ही साथ बनाते जाना है जिससे आपको बहुत बेनिफिट हो। तो डियर स्टूडेंट्स यदि आप फिजिक्स में 95+ मार्क्स लाना चाहते हो तो आपको नोट्स तो बनाने पड़ेंगे, राजी से नहीं गैर राजी से। फिर अगर मुझसे मत कहना बाद में कि सर ने झूठ बोला था कि नंबर नहीं आए। मैं कह रहा हूं जो करना पड़ेगा। अगर आपको 95+ मार्क्स लाने हैं फिजिक्स में तो सब कुछ करना पड़ेगा, और मैं जो कह रहा हूं वो भी सब कुछ करना पड़ेगा। तो परावैद्युतांक क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स यदि कोई स्थिर बिंदु आवेश कोई स्थिर दो आवेश Q1 तथा Q2 किसी R दूरी पर रखे हैं यदि उनके माध्यम वायु अथवा निर्वात है। माध्यम क्या है? वायु अथवा निर्वात। तो उनके मध्य बल क्या होगा? कूलम बल क्या होगा? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। समीकरण 1। डियर स्टूडेंट्स यदि
इन आवेशों के मध्य कोई के परावैद्युतांक रखा हो, कोई के परावैद्युतांक वाला पदार्थ, के परावैद्युतांक वाला पदार्थ रखा हो, तब बल क्या होगा? तब बल Fm इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, समीकरण 2। अब डियर स्टूडेंट समीकरण एक व दो से यदि हम समीकरण 1 में 2 का भाग दे दें, समीकरण ऐसे लिख लो, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, तो समीकरण 1 में 2 का भाग दे देंगे तो F/Fm इक्वल टू 1/4πε0 अपॉन 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ के तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो डियर स्टूडेंट्स क्या बचा? K इक्वल टू F/Fm। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से परावैद्युतांक की डेफिनेशन क्या बनी कि किसी माध्यम यदि कोई माध्यम वायु तथा निर्वात हो तो वायु अथवा निर्वात में रखे आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा किसी परावैद्युतांक के माध्यम में रखे परावैद्युतांक माध्यम में रखे वाला बल के अनुपात को, परावैद्युत पदार्थ में रखे आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं, चलो इसे तो यही रहने, इसी ऊपर से मिटाते हैं। डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यदि के निर्वात अथवा वायु न होकर कोई अलग माध्यम है तो के के लिए के का मान 1 से ज्यादा होगा। अब के का मान 1 से ज्यादा हुआ और के अभी हमने लिखा था F/Fm होता है, तो F/Fm ये हो गया। अब F/Fm, तो डियर स्टूडेंट्स इससे क्या पता चला कि माध्यम में रखने पर, आवेशों को माध्यम में रखने पर तो बल पहले की अपेक्षा घट जाता है। तो डियर स्टूडेंट इससे हमें पता चला कि आवेशों को किसी निकाय को माध्यम में रखने पर इसका बल घट जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया। और हमने बताया था समीकरण 2 क्या था, ये, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, यदि हम जानते हैं कि मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के होता है, तो के इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये होता है। यहां से ये हो गया, मतलब किसी माध्यम में रखे विद्युतशीलता तथा उसके अनुपात को, किसी निर्वात में रखी विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। तो के ये रिलेशन इसके मध्य निकल गया और एक ही हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा परावैद्युतांक यहीं समाप्त हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारी वीडियो बड़ी हो जाएगी जिसके कारण डाटा में प्रॉब्लम होगी, अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया है कि यदि आप फिजिक्स में 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी जान से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आप से वादा करना पड़ेगा कि मुझे 95 प्लस मार्क्स लाने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वादा करो और मुझसे भी वादा करो, तो आपके परसेंटेज 95 प्लस आ ही जाएगी फिजिक्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझ पर भरोसा रखो और नोट्सों पर भरोसा रखो। मैं आपको प्रतिबंध भी नहीं लगा रहा कि सिर्फ मेरी नोट्स पढ़ो, आप बुक्स भी पढ़ सकते हो। यहाँ तक कि मैंने आपको बता दिया है कि मैं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन यूनिट के समाप्त होने के बाद दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप कोई बुक है आपके पास तो आप उसमें से साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा सकते हो। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बस आपकी वीडियो या मेरी वीडियो यहीं समाप्त होती हुई। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नोट्सों को अपनी फेयर कॉपी में ज़रूर ज़रूर लिखना और अवश्य लिखना।